रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं, मेमार हमारे। सो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अहमद मुस्तफा जुबैरी और आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, सर जुनैद खालिद। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का बिल्कुल शुक्र ठीक। है। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हमारा जो टॉपिक है ना वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और बच्चों का इंतहाई फेवरेट टॉपिक है कि सर प्रॉब्लम्स बहुत हैं, सीए और एसीसीए की डिफिकल्टीज बहुत हैं, इश्यूज बहुत हैं, उस पे बात करें। बिल्कुल जबरदस्त कर सकते हैं इसके ऊपर सही बात। है। और बिल्कुल ऐसे ही हम भी जब पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट जब काउंसलिंग वगैरह के आते हैं तो उनका एक बड़ा कंसेंसस होता है कि सीए और एसीसीए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल है और काफी सारे स्टूडेंट इस वजह से जो है इस प्रोफेशन को चूज भी नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत आपने जबरदस्त टॉपिक सेलेक्ट किया एंड आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट दिस वन। और टू द मासेस ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि नॉर्मली लोग फेस कर रहे होते हैं। सर जो सबसे बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ना वो ये है कि सर जी सीए स्टार्ट तो होता है लेकिन खत्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। नॉर्मली सीए और एसीसीए के लिए ये स्टूडेंट्स का एक बहुत ही कंसेंसस है और मार्केट के अंदर इस वक्त ये मिथ भी है कि सीए और एसीसीए इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वालिफिकेशन राइट नाउ। और स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन खत्म नहीं हो पाता और बहुत सारे इसके अंदर आगे फ्रेजेस और भी हैं, गंजा हो जाता है। तो ये भी सारी चीजें इसके अंदर चीजें चल रही होती है मार्केट के अंदर। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सर अहमद, अगर मैं इस पे अगर बात करूं तो इट्स नॉट द केस। असल में सीए और एसीसी की क्वालिफिकेशन जो है वो किसी जमाने के अंदर बहुत डिफिकल्ट हुआ करती थी। जैसे बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे या बहुत सारे ऐसे पास आउट्स होंगे जिन्होंने शायद प्रीवियस अपनी लाइफ के अंदर देखा होगा, जो क्वालिफाई कर चुके हैं इस वक्त, कि पहले लैब सिस्टम हुआ करता था सीए के अंदर स्पेशली, जिसके अंदर लैब सिस्टम का मतलब ये होता था कि अगर आपने मॉड्यूलर सिस्टम हुआ करता था, अगर आपने एक पेपर पास कर लिया और रिमेनिंग 3 पेपर्स के अंदर अगर आप फ्लंक कर जाते हैं, सो इट मींस यू हैव टू रिपीट द होल मॉड्यूल। मतलब कैन यू इमेजिन कि एक स्टूडेंट ने 4 पेपर्स दिए, 3 पेपर्स वो पास कर चुका है, एक पेपर वो फ्लंक कर गया, सो अब उसको पूरा मॉड्यूल फिर से रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो डिफिकल्टी लेवल वो हुआ करता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे हेड्स हैं, जितने भी आपके पास मेंटोर्स हैं, जितने भी इस वक्त आईकेएफ और एसीसी की कमिटीज के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया और इसके अंदर बहुत सारी ईजेशन और बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटीज यहाँ पर दी। एसीसी के अंदर भी साल में सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स हुआ करती थी, क्वार्टर अटेम्प्ट्स कर दी, इसी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स कर दिए। सो बहुत सारी आपके पास यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटीज और बहुत ज्यादा यहाँ पर कंफर्ट जोन अब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। एलएमएस आ गया। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। बार बार देखते रहो एक ही लेक्चर। ये बड़ा खतरनाक सीन है क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स हमें नॉर्मली जब लेक्चर्स देख रहे होते हैं तो वो बाज़ औक़ात 1 कोई 1.5 और कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है तो 2 या 2.5 भी देख रहा होता है। 2.5 तो वो एक अजीब रिएक्शन आ रहा होता है उसके अंदर। तो खैर अब वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अब आसान हो चुकी हैं और अब ये कहना कि एसीसी या सीए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं नहीं समझता। ठीक है, डिफिकल्टीज होती है। देखिए कोई भी अच्छी क्वालिफिकेशन या कोई भी प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन की तरफ जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये इडियम हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं एंड दैट अप्लाइज टू दैट क्वालिफिकेशन, कि इस क्वालिफिकेशन पे भी वो इडियम अप्लाई होता है कि लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस इफ यू आर। आप उसकी मार्केट डिमांड भी तो देखें कि इस वक्त इसकी क्या मार्केट डिमांड चल रही है, इसकी क्या इकोनॉमी के अंदर वर्थ है, ग्लोबल वैल्यूज है इसकी। तो उसका मतलब ये कि जाहिर सी बात है जब आप एक प्रेस्टिजियस चीज को अवेल करने जाते हैं तो थोड़ा सा हार्डशिप्स आती हैं, थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं, थोड़े चैलेंजेस आते हैं, बट एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए एंड आफ्टरवर्ड्स जब आप क्वालिफाई कर जाते हो तो डेफिनेटली द वर्ल्ड is beyond your imagination. Yeah, the world sky is the limit. Sky is the limit. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये चीजें इसके अंदर बिल्कुल डिफिकल्ट है लेकिन हम उसको इम्पॉसिबल नहीं कह सकते। चैलेंजेस हैं लेकिन डेफिनेटली पहले से कुछ या मैं कहूँगा बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन आसानियां आ गई। बिल्कुल ऐसा ही। सही। अच्छा सर, आप तो यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी पढ़ा रहे होते हैं, साथ साथ आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ आप एसोसिएटेड हैं, तो वहाँ भी क्लासेस चल रही होती हैं, यहाँ भी क्लासेस चल रही होती हैं, तो दोनों लाइफ आपने देखी हुई है, यूनिवर्सिटी लाइफ भी आपने देखी हुई है, सीएसीसी के बच्चों को भी आपने देखा है, क्या डिफरेंस फील करते हैं दोनों बच्चों में? सर अहमद, क्योंकि मैंने खुद मास्टर्स भी किया हुआ है और मेरा सीए का बैकग्राउंड भी है और मैं एसीसी और सीए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ और साथ में मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेड्स और अंडर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स को भी नॉर्मली जो है वो पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर। एक जो चीज मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारा जो सीए और एसीसी का कैंडिडेट या स्टूडेंट होता है, क्वालिफिकेशन वाइज, प्रोफेशनल वाइज ही इज वेरी साउंड,
टेक्निकली ही इज वेरी साउंड। टेक्निकली इज वेरी साउंड, मतलब यू कांट कॉम्पीट हिम, आप उसको कॉम्पीट नहीं कर सकते, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है क्लासेस के अंदर भी, अपनी एसीसी की क्लासेस के अंदर भी, कि जो हमारा स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करता है वो करता है अपनी सोशल ग्रूमिंग के ऊपर, वो अपने नॉन वर्बल क्यूज के ऊपर, वो अपने पोस्चर एंड जेस्चर के ऊपर, अपनी पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटीज के ऊपर या एबिलिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। यानी कि वो एक आर्ट जो है ना, वो एक क्वालिटी जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के अंदर मिसिंग होती है। जी सर, मैंने भी देखा है बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पशंस लेके बैठे होते हैं आपकी क्लास में। तो बहुत सारी चीज के अब उनके पास वो स्पीकिंग पावर नहीं होती। लाइक अगर मैं किसी को अगर स्टेज पे बुलाता हूँ और मैं उससे एक कोई भी कॉन्सेप्ट है, देखिए अकाउंटेंसी की नॉलेज का होना, क्वालिफिकेशन का होना, तमाम तर आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन का होना, ये एक पार्ट ऑफ द सक्सेस है। The other part of the success is कि आप उसको डिलीवर कर सके, that is very important, जो कि नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा लैक कर रहा होता है। क्यों? रीजन बीइंग क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती। लाइक अगर मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर देखूं तो उनका जो मेजर फोकस होता है कि वो आपके पास प्रेजेंटेशंस के ऊपर, इसी तरह ग्रुप असाइनमेंट्स के ऊपर, सोशलाइजिंग के ऊपर उनका मेन फोकस होता है। तो उस चीज के अंदर वो बहुत ही ज्यादा एनहांस्ड होते हैं, शार्प होते हैं, कम नॉलेज, कम ग्रिप के साथ, कम टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हम केएनएस के अंदर भी और अपने इंस्टीट्यूट के अंदर भी पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज वगैरह भी करा रहे हैं, और उसके अंदर हम डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट्स को इंकरेज कर रहे हैं। बल्कि और भी इंस्टीट्यूट्स, मैं बहुत रिकमेंड, बहुत ज्यादा जो है अप्रिशिएट करूंगा इस चीज को कि और भी जितने इंस्टीट्यूट्स हैं माशाल्लाह वो इस चीज के ऊपर अब काम कर रहे हैं। हम अपने प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को हम जो है वो इस तरह की जो है वो पब्लिक स्पीकिंग की या इस तरह की जो एक्स्ट्रा, अब खैर एक्स्ट्रा का वर्ड भी नहीं रहा, अब पार्ट बन गया, पार्ट ऑफ दिस क्वालिफिकेशन। यस, इट्स नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इट्स बेसिकली द को करिकुलर एक्टिविटी। तो हम उसको अब जो है वो इनबिल्ड कर रहे हैं सो दैट कि इट विल बी अ कंप्लीट पैकेज फॉर द इंडस्ट्री। क्योंकि जब इंडस्ट्री में हमारा कैंडिडेट जब मार्केट के अंदर मूव करे तो वो एक कंप्लीट पैकेज के साथ मूव करे। सो दैट इज समथिंग दैट एवरी ट्यूटर एंड एवरी इंस्टीट्यूट शुड वर्क ऑन दिस वन। मैं समझता हूँ कि इस पे अगर थोड़ा सा और काम हो जाए तो हमारी एक क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उसको आगे जाके प्रेजेंटेशंस देनी है। बिल्कुल ऐसा ही, आपने डायरेक्टर्स के सामने अपने, हम लोग जो नॉर्मली फर्म्स के अंदर काम करते हैं तो फर्म्स के अंदर जब हम जाते थे तो हमें पार्टनर्स को प्रेजेंट करना होता था, और उस टाइम पे हमारे पास वो स्किल्स नहीं हुआ करती थी। नॉर्मली आई डू रिमेंबर कि जब मैं फर्म के अंदर जाता था सीनियर मैनेजर या पार्टनर के पास, सो आई डू शिवर, मतलब ऐसा होता था कि यार बिल्कुल लगता था कि यार मौत का फरिश्ता आ गया और अब घर साथ। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप करना पड़ेगा, एंड दिस विल कम बाय प्रैक्टिस। जब स्टूडेंट्स को मौके दिए जाएंगे और उनको एनवायरनमेंट दिया जाएगा, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, सो डेफिनेटली दे कैन एनहांस देयर एबिलिटीज एंड स्किल्स। सही, आपने अभी फर्म का जिक्र किया कि जब मैं फर्म में खड़ा होता था पार्टनर्स के सामने तो शिवरिंग होती थी। बिल्कुल ऐसा ही सर, हमारे जो बच्चे हैं ना, अब उनकी प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने शुरू से सोचा हुआ है कि यार बिग 4 में जाना है, अपनी इंडक्शन जो है ना किसी तरह बस बिग 4 में हो जाए। नहीं होता बिग 4 में, बोलते हैं यार छोड़ो, इंडस्ट्री की तरफ मूव कर जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं इस चीज को थोड़ा सा यूं ग्राउंड से सेट करूंगा कि पहली चीज के एक स्टूडेंट का, मैं आपके क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो एक्सट्रैक्ट करूंगा कि स्टूडेंट का नॉर्मली पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम आर्टिकलशिप कहाँ पर करें, इंडस्ट्री में करें या फर्म में करें, दोनों सीए और एसीए। क्योंकि अब सीए के अंदर भी जो आर्टिकलशिप है उसके ऑप्शंस जो है वो बहुत वास्ट कर दिए गए हैं, वाइड कर दिए गए हैं, और अब इंडस्ट्री के अंदर भी जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। अब मेरा अपना हो सकता है कि बाकी के टीचर्स और जो आपके पास डिफरेंट मार्केट लीडर्स हैं वो शायद इस चीज से एग्री ना करें। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि फर्म इज द राइट प्लेस टू वर्क देयर। रीजन बीइंग क्योंकि लर्निंग बहुत अच्छी है वहां पे, डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट का, एडवाइजरी का, टैक्सेशन का, हर किस्म का आपको एक फ्लेवर मिल रहा होता है। सो आपकी कंप्लीट लर्निंग हो रही होती है। अच्छा, अब इसके अंदर नॉर्मली स्टूडेंट्स का नॉर्मली एक प्रॉब्लम ये होता है कि बिग 4 या बिग 3 आप कह लें, उनका जो है वो टारगेट होता है कि हमें बिग 3 या बिग 4 के अंदर करना है, और उनकी पूरी कोशिश होती है कि हम बिग 3 या बिग 4 के अंदर करें। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि बिग 3 और बिग 4 की पास कितनी डिमांड है इस वक्त, मतलब एक लिमिटेड डिमांड है। हालांकि आप इंडस्ट्री के अंदर देखें तो सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड ऑब्वियसली एक आपके पास एक लिमिटेड डिमांड है। सो एवरी स्टूडेंट का या हर कैंडिडेट का बिग 3 या बिग 4 में हो जाए ये जरूरी नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। आई डू रिमेम्बर कि जब मैं अपनी आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहा था तो एक टीचर से जो है वो हमने डिस्कशन की, और हमसे सेम यही क्वेश्चन हमने उनसे पूछा कि सर बिग 3 या बिग 4 के अंदर, उस वक्त बिग 4 ही था, कि हम बिग 4 के अंदर जाना चाहते हैं, व्हाट्स द ट्रिक एंड व्हाट्स द टेक्निक, क्या करें, अगर नहीं हो तो क्या करें। तो वहां पर उन टीचर ने उन्होंने खुद ने
जो है वो बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं की और इस वक्त वो इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने हमें ये कहा कि जिस फर्म में आपका हो जाए कंसिडर इट एज द बिग फोर। मतलब बड़ी गहरी बात थी और वो मुझे उस वक्त समझ में आई कि जिस फर्म में आपका हो जाए बस वही तुम्हारे लिए बिग फोर है, वो आपके लिए बिग फोर है, आप उसको बिग फोर कंसिडर करें। लेकिन याद रहे कि अगर आपको जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहां पे लर्निंग या अपनी इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश करें। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरी जो है वो एफएफ के अंदर भी मैंने आर्टिकलशिप वगैरह की, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन ये रही कि अगर कोई बिग फोर से नीचे की कोई फर्म है या कोई भी फर्म में आप जाते हैं, किसी भी फर्म में आप जाते हैं तो वहां पर लर्निंग और ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। सही। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पर जाहिर सी बात है कि आपके पास एक हायरार्की जो होती है वो एक लोअर हायरार्की होती है, बहुत ज्यादा आपके पास हायरार्की नहीं होती, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं होते, बहुत ज्यादा मैनेजरल स्टेप्स नहीं होते, तो वहां पर आपकी डेवलपमेंट आप बहुत सारे मेजर क्लाइंट्स को खुद अकेले ही लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। आप बहुत जल्दी अपनी सुपरवाइजर की पोजीशन को रिटेन कर जाते हैं, जबकि जितनी बड़ी कंपनी होगी वहां की हायरार्की लेवल, वहां के स्टेप्स, वहां के लेवल्स बहुत ज्यादा होंगे, तो वहां पर आपको लेवल्स पुट ऑन करने में, लेवल्स या स्टेप्स को अहेड करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू कि अगर आप बिग फोर से किसी फर्म में आते हैं। सो माय रिकमेंडेशन इज कि कोई भी अगर कैंडिडेट है बिग फोर फर्म में या बिग थ्री में अगर आपका नहीं हो पा, नेवर बी डिसहार्टेड। मैं फिर आज वही स्टेटमेंट कहूंगा जो मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि जिस फर्म में आपका हो जाए कंसिडर दैट फर्म एज अ बिग फोर और आप वैसे ही काम करें, उसी डेडिकेशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ काम करें जिस डेडिकेशन और इंटरेस्ट के साथ आप बिग फोर में काम करते हैं। सो दैट्स द पॉइंट कि अगर हो जाए वैलेंट को बहुत अच्छी बात है, इट्स रियली अप्रिशिएबल, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो अपने आपको उस चीज के लिए बिल्कुल भी डिसहार्ट ना करें कि मेरा बिग फोर में या बिग थ्री में नहीं हुआ। इससे आपकी करियर पे इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को और पर्सनली ग्रूम करने की कोशिश करें। सर आजकल एक और बात चल रही है कि फर्म्स जो हैं वो केपीके के बच्चे को और पंजाब के बच्चे को नहीं ले रही, की वजह कि वो बोलती हैं कि यार इनका नॉन सीरियस एटीट्यूड है, बोलते हैं कि 10 दिन की छुट्टी चाहिए, घर जाना है, फिर 20-20 दिन बाद वापस आ रहे हैं, 25-25 दिन बाद आ रहे हैं वापस। तो सीरियस एटीट्यूड कितना जरूरी है? बच्चा इंटर्नशिप ना इसको समझे कि यार मैं जो चाहे करूं, सही है, कोई पूछ थोड़ी रही तो इंटर्नशिप है, जॉब थोड़ी है। हाँ बिल्कुल। देखिए मैं सिर्फ इसको नहीं बल्कि मैं जनरल बात करूंगा कि इस वक्त कैंडिडेट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीए के हों, एसीसी के हों या किसी भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हों, सीरियसनेस, डेडिकेशन एंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। मतलब अभी मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के अंदर भी देख रहा हूँ, हालांकि अभी ये इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, बट स्टिल आपकी एजुकेशन लाइफ के अंदर भी आपका डेडिकेशन, इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको टारगेट यूं करूंगा, आपके क्वेश्चन को और रैंडम ले लेता हूं कि मैं किसी एक एरिया को टारगेट ना करूं कि इंटीरियर, केपीके या कोई भी स्टूडेंट है, इवन हमारे यहाँ का जो कराची के स्टूडेंट्स होते हैं या जो लाहौर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं, दे आर नॉट सीरियस। वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फर्म के अंदर जब हुआ करते थे तो बहुत सारे जो यंगस्टर्स आते थे, खैर मैं भी यंगस्टर्स हूँ तो बहुत सारे यंगस्टर्स जब वो आते थे फर्म के अंदर, जब इंडक्शन होती थी तो क्लाइंट पे भेजा जाता था। अब क्लाइंट पे जब हमको भेजा जाता था तो बाजू का डिलीवरी के लिए भेजा जाता था, यानी कि आपने पार्सल डिलीवर करना है, लैपटॉप डिलीवर करना है, सीनियर जो है वो साइड एरिया पे है, आपने जाके लैपटॉप उसको डिलीवर करना है, एंड वी आर नॉट सपोज्ड टू आर्ग्यू इन फ्रंट ऑफ देम कि यार मैं क्यों जाऊं, ये मेरा काम नहीं है। अच्छा, मैं आपको अगर बताऊं ऑफ द रिकॉर्ड, खैर की बात मैंने आज तक शेयर नहीं की, मैंने फर्म के अंदर जो चाय भी बनाई है 7 to 8 चाय वाला सीन तो खैर नहीं हुआ मुझसे, लेकिन फर्स्ट 7 to 8 डेज जो मेरे थे उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जितनी, मैं अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ जितनी बैचमेट्स थे, हमने स्टोर रूम को साफ किया है, यानी कि स्टोर रूम को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि जो फाइल्स वगैरह होती थी क्लाइंट्स वगैरह की, तो वो स्टोर्स के अंदर, शेल्फ्स के अंदर रखी हुई होती थी, और नॉर्मली होता ये था कि जिसका काम हो गया वो शेल्फ से बाहर कहीं भी फाइल को ड्रॉप कर देता था। तो फर्स्ट 7 डेज हमने पूरी स्टोर रूम को और हमने साफ किया, यानी कि पूरा उसको मैनेज किया, अल्फाबेटिकल वाइज हमने तमाम फाइल्स को ऑर्डर में क्लाइंट वाइज हमने उसको सारा प्लेस किया, और बाहर दिखने में ये बहुत ही क्लरिकल वर्क, ऐसा लग रहा था कि यार हम किस काम पे आ गए, मतलब एक हम थे कि बिग फोर के अंदर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्वालीफाई करके आया हूं तो फाइल सेट कर रहे हैं उसके अंदर। लेकिन जब मैंने ये सारी चीजें की आफ्टर अ वीक, मुझे रियलाइज हुआ कि यार इसका एक मुझे इनटेंजिबल बेनिफिट मिला, और वो ये कि मुझे हर एक क्लाइंट के नाम, उसकी ऑडिट फाइल्स, उनकी प्लेसमेंट्स, अब मैं जब किसी भी क्लाइंट पे जाऊं तो मुझे ये नहीं करना पड़ता है फाइल्स का ढूंढूंगा, वो सारी फाइल्स हमने खुद सेट की हुई, सो वी वर अवेयर ऑफ इट कि किस क्लाइंट की कौन सी फाइल्स है, कितनी फाइल्स है, और कौन सी फाइल्स कौन सी शेल्फ पे पड़ेगी। सो वो एक इनटेंजिबल बेनिफिट मुझे जो है वहां पे मिला था। सो इट मींस कि कोई भी अगर कैंडिडेट है, फर्म में जा रहा है, एजुकेशन लाइफ के अंदर सीरियस रहे, डेडिकेटेड रहे, और अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहे।
आप जितना ज्यादा अपने प्रोफेशन, अपनी क्वालिफिकेशन के साथ लॉयल, डेडिकेटेड रहेंगे, उतना ही आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। सो प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो फॉर्म लाइफ में जा रहे हैं या अपनी एजुकेशन इस वक्त परस्यू कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि प्लीज आप अपनी क्वालिफिकेशन और अपने जो है वो अपने मैटर्स के साथ बहुत ज्यादा सीरियस है, डेडिकेटेड रहे। एक छोटा सा टाइम पीरियड है, 4-5 साल का, 6 साल का आपका ड्यूरेशन है। आप अगर उसको बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेशन या सीरियसनेस के साथ अगर आप उसको स्पेंड कर लेंगे, मार्क माय वर्ड्स, कि इन फ्यूचर यही सारी चीजें आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करके आपको रिवॉर्ड दे रही होंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ACCA के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक क्वेश्चन होता है कि सर हम जब हमारी एजुकेशन चल रही है, जब हम स्किल्स लेवल में हैं, तब ही हम अपनी जो आर्टिकलशिप है 3 साल की, सही है, उसको हम जो है ना स्टार्ट कर दें, या फिर हम अपनी जो पूरी ACCA करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद स्टार्ट करें। तो होता ये है कि जो हमने देखा, जो बच्चों ने बीच में स्टार्ट कर दी, फिर वो वहीं जॉब के होके रह गए, फिर उनका ACCA जो 3 साल में होना था वो 8 साल में भी नहीं हुआ। वो 8 साल बाद भी पेपर दे। देखिए सर, अहमद, इस चीज के अंदर ये होता है कि देखिए मैंने अभी जैसे बात की कि स्टूडेंट्स का सीरियस होना या डेडिकेटेड, देखिए आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दैट इज टू क्लियर योर पेपर्स। इसीलिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि ACC के अंदर आपको शायद पता हो कि आर्टिकलशिप जो है वो किसी भी पॉइंट पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बहुत समझ लें कि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मोटिवेटेड होते हैं कि सर हमने ACCA स्टार्ट कर दिया, अब हम एक्सपीरियंस भी स्टार्ट कर देते हैं, जॉब कर लेते हैं अप्रूव्ड एम्प्लॉयर। अच्छा, एक मैं आपको बीच में रोकूंगा, ये किसी के लिए नया ना हो कि ACCA में भी आर्टिकलशिप होती है। इसको जरा क्लियर कर दें। ACCA के अंदर भी आर्टिकलशिप है, वो अलग बात है कि ऑप्शनल है। अगर आप ACCA में आर्टिकलशिप करते हैं, सो आपने अगर पेपर्स भी पास कर लिए, आपने 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी ले लिया फ्रॉम द अप्रूव्ड एम्प्लॉयर, सो आप ACCA मेंबर कहलाते हैं। लेकिन अगर आपने ACCA में आर्टिकलशिप नहीं करना चाहते, बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स ऐसी होती हैं जिनके पास जो है वो फैमिली परमिशंस नहीं होती या डिपेंडेंट्स होती है, तो उनके लिए फिर ये होता है कि आप ACCA के पेपर्स कंप्लीट कर लें तो आप ACCA एफिलिएट कहलाते हैं। सो यस, ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो यू विल बी नोन एज नॉट मेंबर, अदरवाइज आप एफिलिएट कहलाते हैं। तो आर्टिकलशिप नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करते हैं, तो हमारी रिकमेंडेशन ये होती है, बहुत सारे ट्यूटर्स की रिकमेंडेशन होती है कि आर्टिकलशिप को आप स्टार्ट करें वंस यू विल बी एनरोल्ड इन द प्रोफेशनल एग्जाम्स। अच्छा, सही। स्किल्स के कंप्लीट करने के बाद। और रीजन इसका ये कि जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं, सो यू आर क्वाइट मैच्योर इनफ, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आप आपका टारगेट पेपर कंप्लीट करना है। यू आर जस्ट लेफ्ट विद 3 और 4 पेपर्स, तो अब आपके लिए डेविएशन के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि सारा, मतलब वो कहते हैं ना, हाथी निकल गया सिर्फ दुम रह गई है। तो अब आपको पता है कि वो एक छोटा सा पार्ट आपका रह गया, 4 पेपर्स आर अबाउट टू क्वालिफाई, और फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वहां पर स्टूडेंट की डेविएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप जो सिचुएशन बता रहे हो तब होता है जब एक स्टूडेंट अर्ली स्टेज पे अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देता है। तो डेफिनेटली अगर वो 30, 35 या 40,000 अगर अमाउंट अर्न कर रहा है, और उस पॉइंट पे अर्न कर रहा है जब वो अपने पेरेंट्स से 5,000 पॉकेट मनी ले रहा है, सो ऑब्वियसली 5,000, 35,000, सो एक ह्यूज डिफरेंस जब वो फील करता है, तो फिर उसका जो अल्टीमेट फोकस होता है वो आर्टिकलशिप, जॉब, उसके ऊपर होता है, और उसी के अंदर वो अपनी इनरिचमेंट या अपनी ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा होता है। बट ये टेम्पररी सक्सेस है, टेम्पररी अचीवमेंट है। मेरी रिकमेंडेशन ये कि अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, सो प्लीज अपने जो है वो पेपर पर पहले फोकस करें और अपने पेपर को कंप्लीट करें, एंड देन फिर इंशाल्लाह आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाएंगी। अच्छा सर, हमारी लास्ट जो हमारी ओरिएंटेशन थी, CA/ACCA की ओरिएंटेशन थी, तो उसमें एक बच्चे ने अजीब सवाल पूछा सर, जो हमारे मॉडरेटर थे उनसे अजीब सवाल पूछा कि सर आपने तो माशाल्लाह CA किया हुआ है, और आप बता रहे हैं कि जी मेरा ACCA का भी एक्सपीरियंस है, ACCA भी मैंने कर रखा है, सर आप टीचिंग में क्यों हैं? आप तो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं सर तो आप टीचिंग में क्यों हैं? अच्छा, पहले तो टीचिंग प्रोफेशन के अंदर सबसे चीज है ना कि अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं, आपको पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आप करते क्या है? तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ। नहीं, आप करते क्या है? लेकिन तो नॉर्मली टीचिंग को जो है वो पता नहीं क्यों शायद कोई प्रोफेशन नहीं समझा जाता। अब नॉर्मली मैं कहता हूँ कि यार वी आर एजुकेशनलिस्ट जितने भी हैं, और मुझे पता है कि सवाल शायद सर साजिद कपाड़िया से पूछा गया था। सर साजिद, तो वी आर एजुकेशनलिस्ट नाउ। पैशन होता है, याद रखिएगा, ये वो प्रोफेशन है कि हर बंदा इसको अडॉप्ट नहीं कर पाता। हर बंदे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, इतना टेम्परामेंट नहीं होता, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, उनकी क्वायरीज को रिस्पॉन्ड करना, उनको आंसर करना, उनको एंटरटेन इन द सेल्स के क्वेश्चंस वगैरह को आप जब आंसर कर रहे हो, सो
एक चैलेंजिंग टास्क है। देखिए हर प्रोफेशन के अपने चैलेंजेस हैं, डॉक्टर के अपने चैलेंजेस हैं, लॉयर के अपने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के, सीएफओ के अपने अपने चैलेंजेस हैं। तो इस प्रोफेशन का भी एक नशा है और यूं समझ लें कि ये एक पैशन है और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अल्लाह ताला ने मुकद्दर यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसी प्रोफेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो, और फॉर द लास्ट 10 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो चुके हैं और इस प्रोफेशन के अंदर है एसीसीए, सीए और इसी तरीके से ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक समझ लें कि डायरेक्शन मिल गई। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट एक चीज इनबिल्ट थी और उस चीज के अंदर एक्सेल करना चलेगा। सर बहुत सारे बच्चे होंगे वो यही सवाल करना चाहते होंगे कि सर हम सीए करके अगर टीचिंग लाइन में आ जाएं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इस प्रोफेशन के अंदर से देखिए सर तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो टीचिंग में ज्यादा है या फिर कंपनी? कैमरे में मैं रहते हुए आपको कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल के बारे में बेनिफिट्स कुछ बता दें? कुछ भी नहीं बता सकता फिलहाल, ऑफ द रिकॉर्ड बात है ये। और किसी भी प्रोफेशन में आप जाएं, याद रखें कि उस प्रोफेशन में आप एंटर हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। देखिए जब आप उस चीज को करेंगे ना, इंटरेस्ट कैसे पता चलता है? मेरा अपना पर्सनल बिलीफ क्या है कि उस काम को करने में अगर आपको मजा आ रहा है, मतलब आप एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉयिंग, आप बोरियत नहीं हो रही कि यार अबे यार ये फिर सवाल पूछने के लिए आ गया, फिर क्वेश्चन पूछने के लिए आ गया। अगर फ्रस्ट्रेशन है और आपको कोफ्त हो रही है ना, तो उसका मतलब ये कि उस प्रोफेशन के अंदर आप नॉट फॉर यू। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप अपना सैप का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है कुछ भी यूज कर रहे हैं और आप बहुत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार फिर ट्रांजैक्शन आ गई, फिर ये क्लाइंट आ गया, फिर असाइनमेंट आ गया, तो इट मींस कि वो प्रोफेशन आपके लिए फिट फॉर द जॉब नहीं है। इट्स क्वाइट नेसेसरी टू रीअसेस योर इंटरेस्ट, कि आप अपने इंटरेस्ट को फिर से रीअसेस करें और उस डायरेक्शन में जाएं। इनकम थोड़ी कम ही हो लेकिन इंटरेस्ट जिसमें आपका ज्यादा हो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा हो, उस प्रोफेशन को आप सेलेक्ट करें। आप अपॉर्चुनिटी गेन करना चाहते हैं, आपको लगता है टीचिंग में आप आ सकते हैं, आपके अंदर वो स्किल्स, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, सो आई वुड डेफिनेटली इनवाइट आप आए, बिल्कुल आए और इस प्रोफेशन के अंदर आए। अल्हम्दुलिल्लाह हर इंस्टीट्यूट से अपने दरवाजे खोले, केएनएस ने भी अपने दरवाजे बिल्कुल आपके लिए खुले रखे हैं। आप अगर इस प्रोफेशन के अंदर एंटर होना चाहते हैं यू कैन, बट आप अपने आप को थोड़ा सा देखें कि क्या आपका इस प्रोफेशन के अंदर इंटरेस्ट है। सही है, सही है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया। और इसके अलावा जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं पूछे, आपके दिल में आ रहा था यार ये वाली बात भी पूछो, इनसे ये भी पूछो, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि यार नेक्स्ट जो आपने पॉडकास्ट करनी है उसमें ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये वाले जो हमारे इश्यूज हैं, इन पे भी बात की जाए। तो इंशाल्लाह सर फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा आसान क्वेश्चन लेकर आएगी लेकिन चले, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।